हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की टॉपिक में, आज की क्लास में हम लोग जो भी सीखेंगे वो आपके एग्ज़ाम में समझो कि एक क्वेश्चन लगभग फिक्स ही है। वो आप फिक्स यह है कि भंवर धारा क्या होती है, या फिर भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, भंवर धारा से होने वाली हानि का वर्णन कीजिए। या तो फिर इसी को थोड़ा लॉन्ग में कर देगा कि भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, भंवर धारा से होने वाली हानि और भंवर धारा के अनुप्रयोग के बारे में समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो इसके पूछने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वह काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत ही आराम से समझते हैं और कोशिश करते हैं ना, इसको हमको रटना ना पड़े। जो चीज़ें हम लोग पिछले कई क्लास से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, स्वप्रेरण, अन्योप्रेरण क्या क्या सीखते चले आ रहे हैं, एकदम समझो वही चीज़ केवल टू कॉपी कर दिया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके जब आप याद करोगे ना तो आपको रट्टा नहीं मारनी पड़ेगा, बस लगेगा हमें चीज़ अपने आप याद हो रही हैं और ये चीज़ होना चाहिए। ये होगा भाई। ये क्रॉस साइन दिख रहा है ना, ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई कुंडली या कोई लूप रख दिया गया है। चाहे रख दिया जाए, चाहे इसको गतिमान करा दिया जाए। जब रख दिया जाता है या गति करा जाता है, गतिमान करा जाता है, तो इस कुंडली से होकर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और आपको तो इतना अच्छे से पता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल। और अगर वह परिपथ या वह कुंडली बंद है तो उसमें एक धारा बहती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। ये सब पुरानी चीज़ें हैं। अब उसी पुरानी चीज़ों में हमें थोड़ा सा कुछ और जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है कि जो धारा बहती है जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं, वह धारा जल में भंवर जो उत्पन्न होता है ना, कभी कभी आप देखते हो कि पानी ऐसे बहता रहता है, जहाँ पे कहीं से मुड़ना उड़ना होता है कुछ भी, वहाँ पे आप देखोगे ना जल कुछ ऐसे से भंवर के रूप में घूमता रहेगा ऐसे। वहाँ पे अगर कुछ आप चीज़ डाल दोगे ना, वो पता चलेगा ऐसे नाचने लगेगा। ठीक है, आप शाही का किला उला जाके देखो, वहाँ पे जब जो बीच वाला पुल है ना, वहाँ पे देखोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, कि पानी से जा रहा है, वहाँ पे जल जो है भंवर के रूप में रहता है। ठीक, तो वहाँ पे कुछ अगर भंवर के रूप में जो धारा बहने लगती है, भंवर के रूप में धारा बोले तो कुछ इस तरीके से, इसमें देखो चक्कर रुमा भंवर के रूप में, देखो ऐसे ये चक्कर के रूप में भंवर धारा कुछ इस तरीके से बहने लगती है। इसी धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, भंवर धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भंवर धारा बोलते हैं। और ये भंवर धारा जो है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फोको। क्या नाम था, फोको नाम था। उन्होंने खोज की थी भंवर धारा की, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, फोको धारा भी है। तो भंवर धारा को हम लोग फोको धारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, वैज्ञानिक फोको ने की थी। ऐसा नहीं फूक दिए थे भंवर धारा बन गई, ऐसा कुछ नहीं है ना। उन्होंने पूरा प्रयोग किया था, प्रयोग करके दिखाया कि हाँ जो है इसमें कोई भंवर धारा है। तो हमने भंवर धारा की यहाँ पे भाई परिभाषा आपको आसानी के लिए लिखा हुआ है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में, चाहे उस चालक बोले चाहे कुंडली बोले, बात एक ही है, उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। जो चीज़ अभी हमने समझाया कि जब अगर ये कुंडली जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है तो क्या होगा कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो उस कुंडली में जो है जल में उत्पन्न भंवर के समान, ठीक ना, एक चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और वही प्रेरित धारा क्या कहलाती है, भंवर धारा कहलाती है। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, फोको ने की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फोको धारा भी कहते हैं। अब दोस्तों ये जो फोको धारा है ना, यह फोको धारा किस पर डिपेंड करती है, प्रतिरोध पर डिपेंड करती है। फोको धारा किस पर डिपेंड करती है, प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर आप चाहे एक लाइन लिख सकते हो कि फोको धारा प्रतिरोध पर निर्भर करती है। फोको धारा क्या होती है, फोको धारा प्रतिरोध पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर निर्भर करती है। अब प्रतिरोध पर निर्भर करने का मतलब है, समझो जरा, प्रतिरोध पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर निर्भर करने का मतलब है
फोको धारा बोले तो आई प्रोपोर्शनल टू 1/r। भाई आई बराबर होता है V/r, V कांस्टेंट ले लिया जाए तो आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1/r। तो अगर यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, और प्रतिरोध घटेगा तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो ये फोको धारा की क्या हो गई, भंवर धारा की क्या हो गई, निर्भरता हो गई कि भंवर धारा किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपका रहा भंवर धारा। अब हम लोग देख लेते हैं कि भंवर धारा से हानि क्या होता है। भंवर धारा से हानि क्या होता है, तो भंवर धारा से हानि, तो छोटी सी हेडिंग डालेंगे और उस हेडिंग को समझेंगे और आपको जो लगेगा वो चीज़ लिख लेंगे ना। भंवर सही लिखे भाई, भंवर धारा से हानि, भंवर धारा से हानि। समझो भाई, कोशिश करो सुनने में आपको सुनते सुनते याद हो जाए भंवर धारा से हानि, ठीक ना, सुनते सुनते याद हो जाए भंवर धारा से हानि। चलो भाई, जिससे मान चलो कि कोई मोटर हो, ठीक ना, कोई मोटर हो या कोई डायनेमो हो, थोड़ा मैं इसको लिखते चलता हूँ, कोई मोटर हो या कोई डायनेमो हो, तो इनमें क्या होता है, एक आर्मेचर कुंडली होती है। क्या होता है, एक आर्मेचर कुंडली होती है। उस आर्मेचर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के जमाने में परिवर्तन होता है, या तो फिर हम कहते हैं कोई ट्रांसफार्मर हो, क्या हो, कोई ट्रांसफार्मर हो, और ट्रांसफार्मर में क्या लगा होता है, क्रोड लगा होता है। क्या लगा होता है, क्रोड लगा होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई मोटर हो या डायनेमो हो, इनमें जो आर्मेचर कुंडली लगी रहती है उसमें, या तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड लगा रहता है उसमें, जब इनमें भंवर धारा उत्पन्न होती है, ठीक ना, आर्मेचर की कुंडली हो या फिर ट्रांसफार्मर का क्रोड हो, उसमें जब भंवर धारा उत्पन्न होती है तो भंवर धारा के उत्पन्न होने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा का नुकसान, ठीक ना, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मतलब अत्यधिक जो ऊर्जा होती है, अत्यधिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो ये भंवर धारा से क्या है, नुकसान है। तो आप लोग क्या लिख लोगे कि मोटर या डायनेमो की आर्मेचर कुंडली या ट्रांसफार्मर के क्रोड में भंवर धारा के उत्पन्न होने से, ठीक है, बहुत अत्यधिक ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है या नुकसान होता है या फिर नष्ट होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि हमें भंवर धारा से नुकसान कैसे हुआ, कि बहुत अधिक ऊर्जा का नुकसान ऊष्मा के रूप में हो गया। अब जो हमें बहुत अधिक ऊर्जा का नुकसान ऊष्मा के रूप में हो जा रहा है, तो हम लोग उसका उपाय कैसे करेंगे, यानी भंवर धारा से जो हानि हो रही है उस हानि का हमें उपाय क्या है कि हानि को हम रोक सकें। हानि को रोकने का उपाय क्या है, तो उपाय यह है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर में जो पतला एक जो क्रोड होता है ना, जो नर्म लोहे का केवल एक क्रोड लगा होता है, उस नर्म लोहे के एक क्रोड के स्थान पर ढेर सारे जो है पतले पतले लोहे के क्रोड लगा दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, एक नर्म लोहे के क्रोड के स्थान पर ढेर सारे नर्म लोहे के क्रोड लगा दिए जाते हैं। अब जब ढेर सारे नर्म लोहे के क्रोड लगा दिए जाते हैं, तो जो पहले जब एक क्रोड लगा था तब जो है भंवर धारा डायरेक्ट उसमें गया और उसके पूरे आयतन में फैल गया। जब पूरे आयतन में फैल जाता है तो वहाँ प्रतिरोध कम होने की वजह से भंवर धारा का मान ज़्यादा होता है। लेकिन जब ढेर सारे पटलित क्रोड, मतलब जो ढेर सारे पतले पतले क्रोड लगा दिए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पटलित क्रोड। क्या बोलते हैं, पटलित क्रोड, ठीक ना, पटलित क्रोड। अभी जब ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि पटलित क्रोड होता क्या है, लेकिन बस नाम सुने रहो कि जो नर्म लोहे की ढेर सारी पतली पतली प्लेटें लगा दी जाती हैं वही क्या कहलाता है, पटलित क्रोड कहलाता है। अब जो पटलित क्रोड होता है, जैसे मान चलो ये क्रोड है, ये क्रोड है, ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग है। अलग होने से क्या होता है कि जो धारा होता है वह धारा जो है बहुत दूर तक फैलता है, ठीक ना। जब धारा बहुत दूर तक फैलता है तो उस दशा में प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होने से भंवर धारा का मान कम हो जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भंवर धारा को कम करने के उपाय क्या है, तो आप क्या बताओगे कि ट्रांसफार्मर की क्रोड में
एक नर्म लोहे के स्थान पर बहुत अधिक पतले पतले क्रोड लगा दिए जाते हैं, जिससे धारा का मार्ग बहुत अधिक हो जाने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और भंवर धारा का मान क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। जब भंवर धारा का मान कम हो जाएगा तो जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उष्मा के रूप में हानि हो रहा था वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये क्या रहा, भंवर धारा से हानि, भंवर धारा को हानि से जो हम लोग कैसे बचा सकते हैं। अब आता है भंवर धारा के अनुप्रयोग, ठीक ना, भंवर धारा के अनुप्रयोग। तो भंवर धारा के अनुप्रयोग को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। इस फिगर भाई आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। इस परिभाषा हो गई, बाकी ये सब हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, भंवर धारा के अनुप्रयोग। तो भंवर धारा के 4-5 अनुप्रयोग हैं, 3-4 अनुप्रयोग हैं। उन 3-4 अनुप्रयोगों को हम लोग लिख लेते हैं कि अगर कभी एक नंबर में कर पूछ ले कि भंवर धारा के अनुप्रयोग लिखिए तो वहाँ पे हम लोग उसको काम चला दें, ठीक ना। तो पहला हम लोग क्या लिख सकते भाई, भंवर धारा के अनुप्रयोग पहला, चल कुंडली धारामापी में, चल कुंडली धारामापी जो होता है उसमें जो है भंवर धारा का उपयोग किया जाता है, चल कुंडली धारामापी में, ठीक ना। दूसरा अगर बात करें प्रेरण भट्टी में, जो प्रेरण भट्टी होती है उस प्रेरण भट्टी में भी भंवर धारा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और तीसरा अगर बात करें विद्युत ब्रेक में, ठीक ना, विद्युत ब्रेक जो हमारी ट्रेन होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं उसमें जो है क्या होता है कि ब्रेक लगाने के लिए वहाँ पे क्या भंवर धारा का उपयोग किया जाता है विद्युत ब्रेक में, ठीक ना। और चौथा अगर हम बात करें चल कुंडली धारामापी हो गया, प्रेरण भट्टी हो गया, विद्युत ब्रेक हो गया, ठीक ना, और प्रेरण कुंडली हो गया, ठीक ना, प्रेरण कुंडली। तो ये सभी ऐसे चीज़ हैं जिसमें क्या होता है कि भंवर धारा का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ये क्लास जो हमने बताया इसमें आपको भंवर धारा के बारे में बताया गया है कि भंवर धारा है क्या, भंवर धारा से नुकसान क्या है और नुकसान को कम करने के उपाय क्या हैं, और भंवर धारा के अनुप्रयोग क्या क्या है, ये सभी आपने इस क्लास में सीखा हुआ है। ये भाई एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ना, भंवर धारा के अनुप्रयोग क्या है, डायरेक्ट एक नंबर पूछता है। तो एक नंबर में 2-3 पॉइंट केवल ऐसे लिख देंगे तभी आपके लिए, इसके बारे में नहीं, चल कुंडली धारामापी के बारे में लिखो, विद्युत प्रेरण भट्टी के बारे में लिखो, विद्युत ब्रेक के बारे में, ब्रेक है भाई, विद्युत ब्रेक और प्रेरण कुंडली, इन सभी के बारे में हमें बहुत डिटेल से लिखने की जरूरत थोड़ी है, बस जाने कि हाँ यहाँ पे भंवर धारा का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। चलिए भाई आज की क्लास यही पर रखते हैं, और ये हमारा जो चैप्टर है यह चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगला बहुत शानदार जानदार चैप्टर देखने वाले हैं जो है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ना। अभी हमने क्या देखा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाली चैप्टर को देखा, अगला हमारा चैप्टर रहेगा प्रत्यावर्ती धारा। ये बहुत ही शानदार जानदार चैप्टर है और उसमें अवकलन समाकलन तो पूछो मत, पता नहीं कितनी बार मिलेगा। तो अगर किसी का अवकलन समाकलन थोड़ा सा है अगर कमज़ोर, तो आप लोग फिजिक्स वाली मैथ बनी है वीडियो, वहाँ 1 घंटा की वीडियो बनी है, अगर समय निकाल करके आप 1 घंटे की वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर अगले चैप्टर में जो भी आपको अवकलन समाकलन मिलेगा वहाँ पे आपको ज़रा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा अरे यार ये तो चैप्टर मुझे और ईजी लग रहा है, क्योंकि बार बार अवकलन समाकलन मिलता रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।